चलिए सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। तो जैसा कि अब बोर्ड समय में बहुत ही कम समय बचा है और तैयारी भी कुछ शेष ही रह गए हैं। तो आइए अपनी तैयारी को अंतिम चरण में सुदृढ़ और मजबूती प्रदान करें। इसके लिए रवि वर्मा आप सभी के साथ है। बस इस चैनल पर बने रहिए और अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। आइए आज हम लोग सीख रहे थे ये फिजिक्स मैराथन में शॉर्ट आंसर सीरीज में ये तीसरा वीडियो है, जिसमें आप लोग शॉर्ट आंसर में पिछले सीरीज में 30 और लगभग 20-50 क्वेश्चन के आसपास सीख चुके। आज फिर लेकर आए हैं 30 क्वेश्चन के आसपास, जिसमें से आज आपका प्रकाशिकी का जो भी पहले का पार्ट है, हमारे पार्ट में जो मिल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा था करंट, तीसरा था मैग्नेटिज्म। ये 3 पार्ट अल्टरनेटिंग करंट, ये टॉपिक को हम लोग कवर कर लिए। अब सीखेंगे ऑप्टिक्स का पार्ट और मॉडर्न फिजिक्स का। इसमें शॉर्ट आंसर परीक्षा में देखिए 2 ही टर्म पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में ही टर्म है आपका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। तो शॉर्ट आंसर में आपका 2 ही या 3 चीज पूछने का संभावना है। पहला परिभाषा, दूसरा नियम और तीसरा सिद्धांत। लॉन्ग में आपको इसी तीनों को मिलाकर 5 नंबर बना दिया जाएगा, जिसमें आपको मात्रक, बनावट और क्रिया विधि देना होता है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग सीखते हैं। आज का मुख्य टॉपिक देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्या। पहला सीखेंगे प्रकाश से रिलेटेड चीजें, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे जो वेव ऑप्टिक्स में मिलता है आपका ये तरंगाग्र क्या होता है, और उसके बाद मॉडर्न का पार्ट आ गया, रेडियो सक्रियता क्या है, कार्य फलन क्या होते हैं, छाया नियतांक क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। ये बिंदु है आज की टॉपिक का। ये बिंदु पर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग प्रकाश के बारे में। प्रकाश जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लाइट, क्या कहते हैं, लाइट। और यही टर्म अगर प्रकाश की बनती है, क्या बन जाता है, प्रकाश की, तो ये हो जाता है ऑप्टिक्स। अब समझेंगे कि सबसे पहले जो है प्रकाश की चाल जो है 1676 में रोमर ने निर्वात में प्रकाश की चाल को ज्ञात किया। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखिए समझिए प्रकाश के बारे में, इस पर बहुत सारे पॉइंट आपका है जो सीखते चलना है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपके रामबाण सिद्ध हो सकता है। पहला पॉइंट है कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो याद रखेंगे न्यूटन ने। दूसरा पॉइंट है तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो याद रखेंगे तरंग सिद्धांत हाइगन्स के द्वारा दिया गया है। तीसरा पॉइंट आपका आता है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखिएगा क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। चौथा पॉइंट है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखेंगे मैक्सवेल। वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया है, मैक्सवेल। आगे कहता है द्वैत सिद्धांत, ये किसने दिया है, डी ब्रॉगली ने। अब कहा प्रकाश एक तरंग है और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। इसके बारे में जो है ये हाइगन्स महोदय ने बतलाए हैं। आगे कहता है यंग ने व्यक्तिकरण की सहायता से, थॉमस यंग ने, जिसमें आप पढ़े होंगे यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द्विछिद्र प्रयोग, जिसमें मिला होगा फ्रिंज की चौड़ाई और फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है। तो इसके बारे में यंग ने इसी व्यक्तिकरण की सहायता से किसके, प्रकाशिकीय तरंग के गुणों को सिद्ध किए थे। और हट्टेज ने, ठीक है, किसने, तरंग के गुण को साबित किए थे। और हट्टेज ने, याद रखेंगे, हट्टेज ने विद्युत चुंबकीय तरंग को सफल व्याख्या किया था।
अब यहाँ पर कहता है जो प्रकाश की चाल है, ये तो बतला दिया गया आपको कि रोमर ने सबसे पहले 1676 में बतला दिया कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की होती है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, कांच में जो प्रकाश की चाल है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, पानी में जो प्रकाश की चाल है वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा, यूनिट मीटर प्रति सेकंड एग्जाम में आपको कंफ्यूजन के लिए यूनिट को किलोमीटर में करके भी दे सकता है। तो किलोमीटर में करेगा तो याद रखिएगा ये जो पावर है 10⁸, ये पावर आपका चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁵ किलोमीटर में। जब भी किलोमीटर में अगर देता है किलोमीटर प्रति सेकंड तो देखना है 10⁵, और अगर मीटर में दे रखा है तो देखना है 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये छोटी सी पॉइंट आप याद रखेंगे। कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती है। तो ये छोटी छोटी बात को भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं आगे। पहला है प्रकाश। आइए समझते हैं प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में हम लोग सीख चुके हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है, इसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। लेकिन इसी के बारे में दूसरे का तथ्य है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिस छोटे कण को फोटोन कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है। इट इज चार्जलेस पॉइंट। क्लियर है? ये क्या है? चार्जलेस है, इस पर कोई आवेश नहीं है, अर्थात यह आवेशहीन है। ये भी क्वेश्चन आपको बनाकर दे देता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सी राशि आवेशहीन है। इसमें ज्यादातर चांस आपको बनता है अल्फा, बीटा, गामा और फोटोन का ऑप्शन मिला देगा। तो पहले भी आपको बतला चुका है, अल्फा जो आपका है ये हीलियम का जैसा होता है। हीलियम पर 2 इकाई धन आवेश होता है। तो अल्फा जो है वो पॉजिटिव चार्जेस पार्टिकल आ गया, बीटा निगेटिव होता है, और ये आपका फोटोन जो हो गया ये चार्जलेस, मतलब कोई आवेश नहीं होता है। अब देखिए हम लोग प्रकाश के बारे में सीख लिए। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और यही प्रकाश जो है जब किसी सतह से टकराता है तो टकराकर लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की परावर्तन। प्रकाश में भी पढ़ोगे कि प्रकाश के जो है वो इसको किरणों से बन गया जो निकला, और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, रे बीम कहा जाता है। और इसमें पढ़ोगे कि रे बीम भी अगर एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहा है तो अभी सारी इसको कन्वर्जिंग कहते हैं, और अगर एक बिंदु से निकलकर चारों ओर छितर जाता है तो इसे डाइवर्जिंग अर्थात अपसारी कहते हैं। आगे कहता है प्रकाश का प्रवर्तन में। अब यहाँ पर पॉइंट सीखेंगे हम लोग थोड़ी सी डिटेल टर्म में। ये अंतिम क्षणों का आनंद अवश्य ले, और ये जो भी पॉइंट मिल रहा है आपको वन शॉट, ठीक है, ये आपको रामबाण ही सिद्ध होगा। अब देखिए कहता है प्रकाश का प्रवर्तन की किसी सतह से टकराकर प्रकाश की जो लौटने की घटना है या मुड़ने की घटना है, बेंडिंग टेंडेंसी ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? प्रकाश की जो मुड़ने की घटना है किसी से समतल सतह से, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर आ गया, ये डाल दिए हम नॉर्मल। जो आने वाली किरणें हैं इसे आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहा जाता है, और ये यहाँ से मुड़ गया, इस किरण को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, अर्थात परावर्तित किरणें। आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ से लौटकर मुड़ने वाली जो किरण है वो परावर्तित किरण। अब ये बहुत ही खेद की बात है, लाइट कट गई है। चलिए आगे सीखते हैं। यहाँ पर देखिए ये बताया जा रहा था आपको कि आने वाली किरणों को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण।
और जो मुड़ने वाली किरणें हैं, लौटने वाली, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब इसमें देखे होंगे आप लोग क्या मिलता है कि आपतन, ये जो आपका है अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाता है, इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है वो परावर्तन कोण होता है। अब याद रखना है कि आपतन कोण को कोण आई हो गया और परावर्तन कोण आर हो गया। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला मिल जाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब जो है वो क्या होता है, तीनों एक तल में होते हैं। तीनों एक तल में होते हैं। यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल। नेक्स्ट आता है अपवर्तन। अब देखिए अपवर्तन दूसरा आपका है अपवर्तन। अब इसी में एक पॉइंट परिवर्तन में और छूट रहा है आपका। क्या होता है कि जो किरणें आ रही थी जिसे हम लोग आपतित किरण कहें, यदि ये सतह आपका कांच हो तो ये किरणें इधर की ओर आ सकती थी। जब इसे सिल्वर ब्रोमाइड से क्या कर दिया जाता है, कोटेड कर दिया जाता है, तो ये मिरर का पार्ट बन जाता है। तो यही किरणें जो है प्रतीत होती आपतित किरण, और ये जो निर्गत किरण है इसके बीच जो एक कोण बनता है, इसी किरण को क्या कर दे रहा है, मोड़ दे रहा है। तो इसके बीच एक क्या बन जा रहा है, कोण बन जा रहा है। इस कोण को एंगल ऑफ डेविएशन जिसको कहते हैं विचलन कोण कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब समझना है यहाँ पे कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है, तो ये टोटल एंगल जो होगा इस प्लेन पे जब स्ट्रेट लाइन होगा तो 180 होगा। अगर मान लिया जाए कि ये भी थीटा हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण, और ये वाला डेल्टा हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि थीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 180। इसीलिए डेल्टा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब हो गया कि 180 माइनस ये थीटा आई भी हो सकता है, या ये थीटा का जगह आर भी हो सकता है। अर्थात आपतन कोण भी हो सकते हैं आई, या परिवर्तन कोण भी बन सकते हैं। तो ये बन गया आपका विचलन कोण। कौन सा, विचलन कोण का एक्सप्रेशन मिल गया। अब याद रखना दूसरा टर्म आता है हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा क्या है गाइस, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के लिए जरूरी होता है माध्यम। क्या जरूरी है, माध्यम। अब माध्यम जो है वो कैसा होगा, तो माध्यम हो सकता है कि वो सघन होगा या विरल होगा। सघन होगा, रेरर हो जाए, या डेंसर हो जाए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि रेरर माध्यम कौन सा बनेगा, ठीक है, और डेंसर मीडियम कौन सा होगा। रेरर मीडियम कौन सी हो जाएगी और डेंसर, सघन माध्यम कौन बनेगा और विरल माध्यम। तो इसको समझने के लिए आपको समझना है अपवर्तनांक। क्या समझना है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से इसे जाना जाता है। अब कहता है ये क्या होता है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, जिसके बारे में रोमर ने बतलाया था। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक से निकाल सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, वैक्यूम में, और किसी मीडियम में जो होता है, इसी को अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को कहते हैं एन से डिनोट। तो एन बराबर हो गया V अपॉन C कर लिए। अब यहां से देखते हैं, ये अगर मान लिया जाता है कि कहाँ है, ये वैक्यूम है, क्लियर है, ये मीडियम। तो वैक्यूम में जो आपका है वेलोसिटी ऑफ लाइट, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप निकालते हैं एयर के लिए, हवा के लिए, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, ये से ही कैंसिल हो गया तो आ गया 1। तो निर्वात में अर्थात हवा का जो अपवर्तनांक है वो कितना मिल गया है, 1।
अब याद रखना है कि इसी को अगर कांच में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 10 की पावर 8 और भागा कर लेंगे 2 गुने 10 की पावर 8 से, कट जाएगा, यहां से करेंगे 1.5, तो दूसरा टर्म मिल गया 1.5। तीसरा अगर जल में करेंगे तो जल में मिल जाएगा 3 गुने 10 की पावर 8 बट्टा 2.25 गुने 10 की पावर 8, 10 के पावर 8 से कैंसिल हो जाएगा और 3/2.5 जो है 1.33 1.33 बन जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गया कि हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है, जो जल का अपवर्तनांक है वो 1.33 आ रहा है, और जो कांच का अपवर्तनांक है वो कितना मिल रहा है 1.5, और हीरे का जो अपवर्तनांक है वो मिलता है 2.42। ये याद रखना है आपको। अब कहता है यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। अब जिस माध्यम का अपवर्तनांक, याद रखेंगे जब भी आपको माध्यम रहेगा अपवर्तन के लिए 2 माध्यमों का होना आवश्यक है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। कहता है जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा वो विरल माध्यम कहलाएगा, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो आपका सघन माध्यम कहलाएगा। ये 2 पॉइंट आपको याद हो गई कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसे कहेंगे हम लोग सघन माध्यम। तो अब देखिए कि अगर ऊपर का माध्यम हवा है और नीचे का माध्यम है पानी, तो ऊपर जो हवा का माध्यम है वो क्या बन जाएगा, विरल, इसे बोलेंगे रेरर, और जो नीचे पानी है इसका अपवर्तनांक ज्यादा हो गया, ये बन जाएगा सघन, इसे बोलेंगे डेंसर। तो ये तो समझ में आ गया कि रेरर कौन होगा, डेंसर। अब यहां पर समझना है कि जब प्रकाश रेरर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अर्थात जो नॉर्मल सीधे की ओर आ रही थी उसमें वो सट जाएगा। अब याद रखेंगे कि यदि प्रकाश सघन से विरल में आती है या जाती है, यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब समझना यहां पे डायग्राम के साथ में कि अब क्या कहता है, अपवर्तनांक क्या कह रहा है, ये क्लियर हो गया। तो दूसरा टर्म है अपवर्तन, और अपवर्तन का जो नियम है तो यही कहता है कि जब प्रकाश, अगर मान लिया जाए ऊपर हवा है और नीचे ले लीजिए जल, नीचे ले लिए जल, तो ये जाना चाहेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन यह क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। या फिर क्या होगा, ऊपरे हम ले लेते हैं जल, नीचे है हमारा हवा, अब ये फिर से जाना चाहेगा इस डायरेक्शन में और ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो इस डायग्राम से क्या सिद्ध हो रहा है अपवर्तन में, कि जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे भिन्न माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग बदल जाता है। उसका वेग क्या होता है, बदल जाता है, जिस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसी अपवर्तन के लिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए 2 नियम दिए गए। पहला कि किसी खास रंग के लिए, पर्टिकुलर कलर के लिए, जो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। याद रखेंगे, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा आता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण। कौन सी, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया दूसरा। अब आइए तीसरा आपका कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहां पर समझना है कि यदि माध्यम हम चेंज कर लेते हैं, कहता है ऊपर माध्यम ले ले सघन और नीचे करते हैं विरल, तो प्रकाश क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। तो याद रखेंगे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है
तो अपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण अभिलंब से दूर हटते हुए और अभिलंब के साथ में कितना कोण बना ले, 90 डिग्री का कोण बना लेती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। यहां तक क्लियर हो गया। और यही कहता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। क्या सुने कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश पुनः पहले ही माध्यम में लौट जाती है, जिस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। और इसी टर्म को अंग्रेजी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको हो गया क्लियर। अगला टर्म आपका है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है? ये होता है प्रिज्म के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। अब क्या है वर्ण विक्षेपण? क्या इसे समझिएगा कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सी प्रकाश? श्वेत प्रकाश। अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म के द्वारा गुजारा जाए तो यह 7 डिफरेंट कंपोनेंट कलर में क्या होता है? डिवाइड होता है। तो याद रखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो यह 7 विभिन्न रंगों में बिखर जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जिन 7 रंगों को एक पट्टी पर प्राप्त किया जाता है उस पट्टी को वर्णपट कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। अब आगे आपका है अगला पॉइंट आपका है अपवर्तनांक। ये जो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। अब आता है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या कहता है कि जब एक ही स्रोत से निकले दो प्रकाश एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो कहीं पर उसकी तीव्रता अधिक हो जाती है और कहीं पर उसकी तीव्रता कम हो जाती है, जिस है हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और यही आपका यहाँ पर आता है कि जहां पर तीव्रता अधिक हुआ है उसको संपोषी व्यतिकरण, और जहां तीव्रता कम हो गई है उसे विनाशी व्यतिकरण के नाम से भी जानते हैं। अगला टर्म है आपका प्रकाश का विवर्तन। तो आगे सीखना है प्रकाश का विवर्तन क्या कहता है कि किसी तीक्ष्ण अवरोध के किनारे से, किसी तीक्ष्ण का मतलब जो जिसकी धार तेज है, उसके किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ये आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रकाश का ध्रुवन। तो प्रकाशीय तरंग को किसी खास तल में बाधित करना प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो जाती है। अगला पॉइंट आपका आता है तरंगाग्र। अगला क्या है? तरंगाग्र। देखिए क्या देख रहे थे? तरंगाग्र। हम लोग देख रहे थे तरंगाग्र में। तो तरंगाग्र में क्या कहता है कि जब कोई प्रकाशीय तरंग एक माध्यम में कंपन करता है तो उसके जो कंपन करते हुए कण है वो समान कला में एक ही फेज में क्या करते हैं? कंपन करते हुए एक समान आकृति का या एक निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं, जिसे तरंगाग्र कहते हैं। यह तरंगाग्र गोलीय भी हो सकता है या बेलनाकार भी हो सकता है। परीक्षा में पूछ दिया 2 नंबर से आपसे तरंगाग्र किसे कहते हैं? तो एक ही माध्यम में प्रकाशीय तरंग गमन करते हुए समान कला में निश्चित ज्यामिति आकृति का निर्माण करते हैं तो उसे तरंगाग्र कहते हैं।
यह तरंगाकार गोलीय भी होगा, बिंदु भी होगा या बेलनाकार भी हो सकता है। आइए देखिए, इससे पहले हम लोग देखिए प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन और प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण देखिए। अब देखिए उसकी कुछ पॉइंट है जो आपका उसमें उदाहरण देना होता है। जब भी इस शॉर्ट आंसर को ऑप्टिक्स जो आपका परीक्षा में 14 मार्क्स का है, इसे लिखें। जैसे पूछ दिया प्रवर्तन क्या है, तो लिखने के पश्चात डायग्राम और उसका जो एग्जाम्पल है अवश्य दे कि कौन सी घटना इस पर आधारित होती है, तब आपको जो नंबर है वो कहीं कटने का चांस ना बने। आइए इसके लिए आपको समझना है अपवर्तन। अपवर्तन में तो जो मुख्य पॉइंट था हमारा वो समझ लीजिए कि इसमें माध्यम था, जो सघन माध्यम बना, विरल माध्यम बना। कैसे बना ये भी सीख लिए, और ये डिपेंड करता था अपवर्तनांक पे। अपवर्तनांक सीख लिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को, अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तन में सीख लिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे भिन्न माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उसका वेग है जो बदल जाता है। लेकिन याद रखेंगे वेग बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश के प्रवर्तन में क्या बदलता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के प्रवर्तन में न तो वेग बदलता है, न तरंगदैर्घ्य बदलता है, न आवृत्ति बदलती है। केवल जो है वो रास्ता बदलता है, पथ बदल जाता है। दूसरी चीजें याद रखनी है, अपवर्तन का उदाहरण। अपवर्तन का उदाहरण में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको लिख लीजिएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव बना के पूछ सकता है, तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है, याद रखेंगे तारों का टिमटिमाना जो है ये प्रकाश का अपवर्तन है। दूसरा पूछ सकता है कि किसी जल में डूबी हुई वस्तु, जैसे शीशे के गिलास में कोई वस्तु को डुबो देते हैं तो वो टेढ़ा प्रतीत होता है, यह किस घटना का उदाहरण है। कांच के गिलास में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, यह भी आपका प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। तीसरा आ जाएगा, किसी बर्तन में जल भर देते हैं, उसी शीशे के गिलास में अगर जल भर देते हैं तो उसका जो तल है वो उठा हुआ प्रतीत होता है, ये भी किस घटना का उदाहरण है, तो ये भी मिलेगा प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। आगे आपका है कि सुबह शाम सूर्य जो है अपने वास्तविक आकार से थोड़ा सा बड़ा दिखता है। सुबह शाम सूर्य का अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखना, यह भी किस घटना का उदाहरण है, यह भी प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। इसी पे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि सूर्योदय से कुछ क्षण पहले सूर्य को दिखाई देना और सूर्यास्त से क्षितिज के बाद भी सूर्य को कुछ देर तक दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है, तो यह भी प्रकाश का अपवर्तन है। तो प्रकाश का अपवर्तन का आप एग्जाम्पल देख लिए। क्या क्या देखे प्रकाश का अपवर्तन का, तारों का टिमटिमाना, डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, किसी बर्तन में जल भर देने पर उसका तल का उठा हुआ प्रतीत होना, सुबह शाम सूर्य का बड़ा दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले और बाद में जो है सूर्य को दिख जाना। अगर पानी में मछली तैर रही है तो मालूम चलेगा मछली ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिख रही है, ये भी सब आपका अपवर्तन का उदाहरण है। आगे आपका टर्म आता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, जिसमें आप सीखे थे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो कहता है अपवर्तन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाता है, जिस घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे क्या आधारित होता है, तो हीरा का चमकना पूछेगा, हीरा का चमकना किस घटना का उदाहरण या किस पे आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का। मृग मरीचिका का बनना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, यह भी किसका उदाहरण है, तो यह भी आपको याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का है। आगे कहता है इसी में आपका टूटे हुए कांच का किनारा का चमकना, जो टूटा हुआ कांच है उसके किनारों का चमकना, ये भी किस घटना का उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का उदाहरण है। आगे आपका है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन अभी आप पढ़े, ये प्रकीर्णन क्या होता है, तो किसी छोटे छोटे धूलकणों के सहारे, छोटे छोटे धूलकणों के सहारे प्रकाश के बिखरने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। छोटे छोटे धूलकणों के सहारे प्रकाश के बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ये आपको याद हो गया।
और इसी प्रकीर्णन पर आधारित होता है टिंडल प्रभाव, जो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कोलाइडल कण जब प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो यह कण चमकने लगते हैं, जिसे हम लोग टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, टिंडल प्रभाव भी किस पे आधारित होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित होते हैं। दूसरा, सूर्योदय और सूर्य के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का वो रंग है वो लाल दिखता है, ऐसा क्यों? ते भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन का परिभाषा लिख देना है, आंसर लिख देना है। खतरे का सिग्नल का लाल होना किस घटना का उदाहरण है? प्रकाश का प्रकीर्णन का। परीक्षा में इस पे 2 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका खतरे का सिग्नल लाल होता है क्यों। आगे कहता है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण पढ़े कि जब एक ही स्रोत से निकले 2 प्रकाश की किरणें कि जाकर अपने एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, अध्यारोपित होगी, तो क्या हो जाएगा, कहीं पर उसकी तीव्रता अधिक होगी, कहीं पर उसकी तीव्रता कम हो जाती है, जिस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। जहां पर तीव्रता अधिक होती है उसे समपोषी व्यतिकरण, कम होती है विनाशी व्यतिकरण। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, पेड़ के पत्ते के जो परछाई बनती है वो कभी कभी गोल दिखने लगती है। दूसरा, तलवार में तलवार की जो धार दिखेगा वो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, ये प्रकाश का व्यतिकरण हो गया। अगला आपका ध्रुवन। अगला था आपका ध्रुवन। ध्रुवन पे क्या था, ध्रुवन पढ़े कि किसी प्रकाशीय तरंग को किसी खास तल में क्या करना, बाधित करना, क्या कहलाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है, जिसका उपयोग जो है वाहन के हेडलाइट में, पोलराइड चश्मों में किया जाता है। वाहन के हेडलाइट में, पोलराइड चश्मों में। आगे आपका कहता है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति ज्ञात करने में भी, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति ज्ञात करने में भी प्रकाश का ध्रुवन का ही आवश्यकता पड़ती है। आगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण अभी पढ़े कि प्रिज्म के सहारे जब श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो यह 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है, जिसे बैजा निहापे नाला कहते हैं। समझ में आ रहा है? या वर्ण, इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब वर्ण विक्षेपण पे क्या आधारित होता है, जो इंद्रधनुष बनता है वो वर्ण विक्षेपण पे आधारित होता है। आपको याद रखना है आगे कि जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, इसमें पढ़े होंगे कि अब जब प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है तो जो तरंग दैर्घ्य है वो लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। विचलन जो है बैगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। अब याद रखेंगे, इसी में आपको क्या याद रखना है कि जो आपका प्रिज्म जो है वो 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, 5 सतहों से घिरा होता है। आइए देखते हैं आगे पॉइंट हम लोग। आगे कहता है रेडियो सक्रियता क्या है। रेडियो सक्रियता, अगला क्वेश्चन हमारा है रेडियो सक्रियता क्या है। तो रेडियो सक्रियता समझिए कि कुछ वैसे भी पदार्थ हैं, एलिमेंट है, जिससे अदृश्य किरणें निकलते हैं, जिससे नॉन विजिबल रेज क्या होते हैं, बाहर आते हैं। जिस पदार्थों से अदृश्य किरणों का उत्सर्जन होता है उसे पदार्थ को रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। और इस घटना को, जिस घटना के कारण उस पदार्थ से अदृश्य किरणें का निर्माण हो रहा है, उस घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। अब पढ़ना है आपका देहली आवृत्ति, कार्यफलन और क्षयनीयतांक। ये 3 क्वेश्चन जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से लिया गया है। देहली आवृत्ति, कार्यफलन और क्षयनीयतांक कहां से है, ये आपको है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। तो अब थोड़ी सी समझ लेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक होता क्या है, तो इसमें जो है अर्धचालक का उपयोग किया जाता है और अर्धचालक जो होते हैं वो त्रिसंयोजी और पंच संयोजी जैसे होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन भी आ जाएगा। एक और आता है एलईडी। अब इसमें है जो प्रकाश उत्सर्जी जो आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो डिपेंड है ये सोलर पे है। अब सोलर बना किसका है, तो ये आपका अर्धचालक का है। अब कहता है कि इस जो अर्धचालक ले लिया, अब यहाँ पर समझना है क्या ले लिया, एक हम अर्धचालक ले लिया। अब अर्धचालक में जैसे यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे आपस में इसको क्या कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं। ये हमारा आ गया अर्धचालक। अब आप जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेज है उस सब में इलेक्ट्रॉन है। अब कहता है कि यहां से
इस प्रकार अब बाहर में अब हम देख लेते हैं। अब कहता है कि यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा लो। अब ऊपर से सनलाइट आता है, कहता है कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होती है, प्रकाश आपतित होती है, याद रखेंगे, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ती है तो उस धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस प्रभाव को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। अब कहते हैं कि ये जो प्रकाश की जो यहाँ से आ रहा है किरणें, तो इसकी कुछ आवृत्ति होनी चाहिए। अब इस इलेक्ट्रॉन को, इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी होती है। यहाँ से दो एनर्जी काम करती है। इस सूर्य से आ रही किरणें की दो एनर्जी काम करती है। एक एनर्जी इसको बाहर निकालने के लिए काम करता है, एक एनर्जी जो है बाहर निकालने में, और दूसरा एनर्जी जो है इसे धक्का देने में अर्थात गतिज ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। क्लियर है? अब कहता है कि जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना न्यूनतम आवृत्ति की ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब अगला आपका है कार्यफलन। देहली आवृत्ति क्लियर हो गया, या देहली ऊर्जा, कि जब किसी धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम आवृत्ति वाले ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम आवृत्ति वाले ऊर्जा को देहली आवृत्ति या देहली ऊर्जा के नाम से जानते हैं। दूसरा टर्म आता है इसमें आपका कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है, इस टर्म को समझ लीजिए। क्या है कार्यफलन? देखिए क्या बोल रहे थे, कार्यफलन। कार्यफलन कहता है कि किसी धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, किसी धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, जो न्यूनतम क्या हो जाता है, ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन। और उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, जो बाहर निकालने के लिए मदद करता है, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति, और निकालने के लिए जो ऊर्जा लगता है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन। यहां तक हम लोग सीख चुके। आगे हम लोग सीखते हैं क्षय नियतांक। अगला आपका है क्षय नियतांक। क्षय नियतांक क्या है समझिए। देखिए क्षय नियतांक क्या कह रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ में क्षय नियतांक जो है वो क्या होता है, तत्वों के लिए एक नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। जहां पर पढ़े होंगे लैम्डा बराबर एच बट्टा पी। क्लियर है? लैम्डा बराबर एच बट्टा पी या लैम्डा बराबर एच बट्टा में एम भी। अब रेडियो सक्रिय पदार्थ वाले में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे उसमें, इसमें जो आपका था, ये धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा आती थी उसमें आता है। तो ये लैम्डा जो आपका है ये तरंगधर हो गया, इस प्लांक नियतांक, और पी हो गया संवेग। अब यहाँ से याद रखना, रेडियो सक्रिय पदार्थ में क्षय नियतांक जो होता है वो तत्व के लिए क्या होता है, नियत होता है। आगे कहता है अर्ध आयु से क्या समझते हैं, या परीक्षा में दे दे आपको कि रेडियो सक्रिय पदार्थ में अर्ध आयु से क्या समझते हैं। अर्ध आयु का मतलब होता है उसका आधा आयु। तो कहता है, क्या कह रहा है, डिफाइन कर रहा है कि जब इसका तात्पर्य उस समय अंतराल से है। अर्ध आयु, आयु का मतलब हो गया समय अंतराल। अर्ध आयु का तात्पर्य उस समय अंतराल से है कि जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में, जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में अक्षयित परमाणु की जो संख्या है मूल परमाणु का क्या हो गया, आधा हो जाता है। जब किसी मूल परमाणु की संख्या क्षय होते होते आधा हो जाता है, आधा बच जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ध आयु। ये किसी परमाणु का संख्या क्या हो जाए, घटकर आधा हो जाए, और रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो क्षय होकर अक्षयित जो शेष भाग है, क्लियर है, वो बचे हुए परमाणु का, ठीक है, क्या हो, मूल परमाणु का आधा मिल जाएगा। क्या कहलाएगा, हाफ टाइम ऑफ दैट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अर्धायु से तात्पर्य उस समय अंतराल से है जिसमें किसी, अर्ध आयु से तात्पर्य उस समय अंतराल से है जिसमें किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में, रेडियो सक्रिय पदार्थ में
अक्षैत परमाणु का संख्या आधा होता है तथा n बराबर n0/2, ये आपका अर्धायु। इसी में व्यंजक मिला होगा टी हाफ बराबर 0.693/k या लैम्डा। अगला आता है चालक, कुचालक, अर्धचालक। ये समझेंगे चालक क्या है, कुचालक क्या है, अर्धचालक। तो इसको भी हम लोग दो वे में डिफाइन करते हैं। एक तो चालक पढ़े होंगे, वैसे पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इजिली होता है, आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। जैसे में आपको मिल गया सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, etc। क्लियर है। दूसरा है आपका अर्धचालक। अर्धचालक क्या, वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह थोड़ी सी मात्रा में हो या सुगमता पूर्वक ना हो, थोड़ा थोड़ा हो, उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे में आ गया सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। तीसरा है कुचालक, वैसे पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह हो ही नहीं, धारा नहीं बहता हो, वैसे पदार्थों को क्या कहते हैं हम लोग, कुचालक। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि। दूसरा आता है ऊर्जा बैंड के आधार पर, एनर्जी बैंड के आधार पर। तो एनर्जी बैंड पर याद रखिएगा कि जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होता है, जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा होता है, उस बैंड को हम लोग संयोजी बैंड कहते हैं। और जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन अगर खाली रहता है, जगह खाली रहता है सरकने के लिए, तो उसको हमको चालन बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड। ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछ सकता है चालन बैंड क्या है, संयोजी बैंड क्या है। तो जिस ऊर्जा बैंड में, जिस ऊर्जा पट्टी में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, उस बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। और जिस ऊर्जा बैंड में इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं या थोड़ा रहते हैं, उस बैंड को चालन बैंड कहते हैं। अब कहता है कि जब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच, याद रखेंगे पहला आ गया सुचालक का डिफाइन मिल रहा है कि जब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल का मान, एनर्जी गैप जो है वो क्या होता है, शून्य है, 0 होती है, तो उसे सुचालक कहते हैं। जब संयोजी बैंड और चालक बैंड एक दूसरे से काफी सटे होते हैं और ऊर्जा गैप जो है वो शून्य होता है, तो क्या बन जाता है, सुचालक। दूसरा टर्म आपका है अर्धचालक, कि जब संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, अर्थात ऊर्जा अंतराल का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, तो उसे अर्धचालक कहते हैं। और जब संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से काफी दूर होते हैं और ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्टों से ज्यादा होता है, तो उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। ग्राफ द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका बैंड हो गया, जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा है, एकदम भेड़िया धसान भर गया है, उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे संयोजी बैंड। जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन खाली है, उसको बोलेंगे चालन बैंड। यहां से पता चल रहा है चालन का मतलब चले भर जगह मिल जाए, चालन बैंड हो गया। चलने भर जगह भी नहीं मिल रहा है, टसमस भी नहीं करो, संयोजी बैंड। अब कहता है कि यदि ये चालन बैंड और जो संयोजी बैंड है एक दूसरे से काफी निकट हो जाए, क्या हो जाए, निकट, और इसके बीच में जो गैपिंग है, एनर्जी गैप है, वो शून्य हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सुचालक। क्या हो जाएगा, सुचालक, कंडक्टर हो जाएगा। इसमें मिलेगा आपको सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि। दूसरा कहता है कि यदि संयोजी बैंड और कौन सी बैंड, चालन बैंड कुछ दूरी पर हो और एनर्जी गैप जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो, कम हो, एनर्जी गैप जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो उसको क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। और अर्धचालक में मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, सिलिकॉन मिल जाएगा, जर्मेनियम मिल जाएगा इत्यादि। तीसरा आता है कुचालक, कि जब संयोजी बैंड और चालक बैंड काफी दूर होते हैं, एनर्जी गैप जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली आर पार नहीं होते हैं, इसलिए बन गया कुचालक, जिसमें मिल जाएगा आपका लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि। ये क्लियर हो गया। अगला आप सीख लीजिए समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। तो ये भी पढ़े होंगे आप कि जब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु
जिसका परमाणु संख्या एक समान मिल जाता है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे समस्थानी कहते हैं। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसका परमाणु संख्या एक समान परंतु परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे समस्थानी कहते हैं। जिससे में मिलेगा आपको 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 क्या बन जाएगा? प्रोटियम। 1H2 क्या होगा? ड्यूटोरियम। और 1H3 क्या हो जाएगा? ट्राइटियम। 1H1 क्या बन जा रहा है? प्रोटियम इसका नाम है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आ गए। कौन हो गए? प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम। क्या मिल गया? 1H1, 1H2 और 1H3। 1H का नाम क्या बन गया? 1H बन गया प्रोटियम, 1H2 बन गया ड्यूटोरियम और 1H3 बन जा रहा है ट्राइटियम। तो ये क्या कह रहा है कि अब पढ़े होंगे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट होती है, तत्वों का निरूपण, नीचे जेड होता है, ऊपर ए होता है। ऊपर में होती है परमाणु भार, नीचे होता है आपका उसका परमाणु संख्या। परमाणु संख्या यदि कहता है कि परमाणु संख्या एक समान और परमाणु भार अलग अलग, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप समस्थानिक। दूसरा आता है कि यदि परमाणु संख्या अलग अलग हो, परमाणु भार एक समान हो जाए, जैसे C614 और N714 परमाणु भार एक समान और परमाणु संख्या अलग अलग हो जाए, तो ऐसे तत्वों को हम लोग बोलते हैं आइसोबार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में इसे समभारी कहते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों को भिन्न भिन्न परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न परमाणु, भिन्न भिन्न तत्व है, वो कार्बन है, वो नाइट्रोजन है, लेकिन इसका परमाणु संख्या अलग अलग है परंतु द्रव्यमान संख्या एक समान है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक। तीसरा कहता है कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? समान हो जाती है। भिन्न भिन्न तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों को भिन्न भिन्न परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो आज की क्लास को यहाँ पर ही समाप्त किया जाता है। तब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।